मेरे बुआ का लड़का था, मैं एक बार कानपुर गया ऐसे बीटेक के दौरान, तो बुआ ने कहा कि मुकेश थोड़ा इसको फिज़िक्स पढ़ा दो। 10th क्लास में था वो। मैंने उसे फिज़िक्स पढ़ाने के लिए बुक खोली और उसमें न्यूटन का लॉ था, और न्यूटन का लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने उसे समझाया। मेरी आदत है ना, मैं कुछ चाहे फिज़िक्स पढ़ाऊँ, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे केमिस्ट्री, मैं क्या करता हूँ कि उसको पहले रियल लाइफ से रिलेट कर देता हूँ और उसके बाद पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उससे बस इतना बोला कि बेटा, तू जिसके बारे में जो सोचता है वो भी तेरे बारे में वही सोचता है, ये एक सत्य फैक्ट। उसने कहा अच्छा, इसी को न्यूटन का लॉ बोलते हैं, न्यूटन का लॉ है। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया पूरा। उसके बाद उसने कहा भैया सच में? हमने कहा यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बात विश्वास नहीं है मेरी बातों पे। उससे लगा ये भाई साहब, ये इंजीनियर IITian जो बोलेगा सही बोलेगा। ठीक है, अगले दिन स्कूल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वो घर पे आया रोते हुए और मुझे गाली दे रहा था। बुआ ने पूछा क्या हुआ? अरे भाई आप अपने भतीजे से पूछो। बुआ को लगा ऐसा क्या हो गया, तो मैंने उसे बुलाया। हमने कहा इधर आ बेटा, क्या हुआ? उसने कहा आपने बोला था ना कि मैं उसके बारे में जैसा सोचता हूँ वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचता है। फिर ऐसे हाथ रख लिया। हमने कहा क्या हुआ भाई साहब? उसने कहा थप्पड़ मिला। हमने कहा तूने लगता है डेफिनेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने वो अपोजिट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया भाई, मेरी गलती नहीं है। तो उसने कहा तो पूरा क्लियर करना चाहिए था ना। नॉलेज देखो, नॉलेज जो है वो अगर आधा अधूरा है ना तो हमेशा खतरे का कारण बनता है। और मैंने उसे बस इतना बोल दिया, उसी को खुश हो गया, आगे सुना ही नहीं मेरी बात पूरी। पहले पूरी बात उसे सुन लेना चाहिए था। बस उसी में खुश हो गया कि हाँ अब तो ठीक है, हम जैसा सोचते हैं सामने। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो ना तो कोशिश अप्लाई मत करना। हमारा अगला टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हेडिंग डालेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वेपर और लिक्विड दोनों फेज का जो कॉम्पोजिशन है उसे सेम कर देता है। अब आप सोच रहे हो मज़ा नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करो इसको। और अच्छे से समझाने के लिए पहले मुझे आपको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया समझाना पड़ेगा। तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया पहले मैं समझाता हूँ। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखिए, एजियोट्रॉप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स is a special type of binary mixture in which the composition of vapor and liquid both phases, the composition of vapor and liquid both phases are same. And it boil at a constant temperature. At a fixed
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सबसे पहले वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया समझाने की कोशिश करो। एक बात बताओ सिंपली, मान लो ये एक बॉटल है, उसे तो मानने क्या जरूरत है, तो बॉटल ही है और इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने कहा कि ऑक्सीजन इसके अंदर होगा ना, वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन होगा, वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन होता ही है अक्सर, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन इसके अंदर है, अगर ऑक्सीजन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है जो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर है, तो लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वेपर में उतना ही कम होगा, और अगर वेपर में ज़्यादा हो रहा है तो लिक्विड में कम होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अगर कभी किसी कॉम्पोजिशन के लिए लिक्विड एंड वेपर फेज की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के लिए लिक्विड एंड वेपर फेज की बात करें, तो अगर लिक्विड में इस बार मैंने वाई एक्सिस पे प्रेशर लेने के बजाय टेम्परेचर लिया है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने टेम्परेचर लिया है, मान लो ये प्योर सॉल्यूट है, मानने क्या है तो है ही है ना, प्योर सॉल्यूट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इमेजिन करना, मेरे पास ग्लास नहीं है लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है, मेरे पास मान लो 2 ग्लास है, एक ग्लास में अल्कोहल है और एक ग्लास में वाटर। वाटर तो इसमें है, चलो मान लो वाटर बॉटल में है, और मेरे पास एक ग्लास है जिसमें अल्कोहल है और एक ग्लास खाली है। मैंने क्या किया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मान के चलते हैं 60 डिग्री, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने एक ग्लास उठाया और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाला और थोड़ा सा वाटर डाल दिया, 30 ml का है। तुम्हें कैसे पता 30 ml का होता है? तो मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार होगा, इसमें अल्कोहल है और वाटर है। अगर प्योर अल्कोहल 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो ये सॉल्यूशन कितने पे बॉयल होना चाहिए? 60 से ज़्यादा और 100 से कम, यानी कि 60 to 100 के बीच में इसको बॉयल होना चाहिए। सिंपल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। प्योर सॉल्यूट था 60 पे बॉयल हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट था 100 पे बॉयल हो रहा था, तो जब दोनों को मिला दिया सॉल्यूशन बना होगा। और वो कितने पे बॉयल करेगा डिपेंड करता है किसका अमाउंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो 100 के आसपास बॉयल होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो 60 के आसपास बॉयल होगा, लेकिन बॉयल 60 to 100 के बीच में ही होगा। सिंपल, यही समझ में आ रहा ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये 100 से ऊपर या 60 से नीचे बॉयल होने लगता है। अगर वो 100 से ऊपर बॉयल होने लगता है तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे बॉयल हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर वो 60 से नीचे बॉयल हो रहा है तो उसको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ रहे हो ना। अब अगर मैं इसका पहले वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम बना लेता हूँ। अगर मैं कहूँ ये वेपर फेज है, तो जब वेपर बढ़ रहा है तो लिक्विड कम हो रहा होगा, तो ये कौन सा फेज होगा? ये वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज है, और ये जो ग्राफ है इसे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर वेपर की वैल्यू बढ़ी है तो लिक्विड की वैल्यू कम हुई होगी, या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर वेपर में ज़्यादा है तो लिक्विड में कम, लिक्विड में ज़्यादा है तो वेपर में कम। वेपर में ज़्यादा हो रहा है, लिक्विड में कम हो रहा है, वेपर में कम होने लगा, लिक्विड में बढ़ने लगा। इसी चीज़ को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ध्यान से अब समझना, मैंने कहा कि अगर प्योर सॉल्वेंट है यानी कि XA दिस इज इक्वल टू 1, XB दिस इज इक्वल टू 0, अभी कोई नोट नहीं करेगा, XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1, यहाँ पे है टोटल TA यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB नॉट लगा दो चलो, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट।
मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज में होना चाहिए था, बट मे बी पॉसिबल कि वो इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा। मान लो इस केस में ये कम हो गया एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जिस पर XA की कोई वैल्यू है और XB की कोई वैल्यू है, मुझे नहीं पता कितनी है क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए अलग अलग होगी। कोई एक वैल्यू है जिस पर XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XA है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB है, उस टाइम पे वो इतनी डिग्री पे बॉयल हो रहा है, जबकि बॉयल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था। तो उस केस में ये जो ग्राफ तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये है वेपर फेज, ये लिक्विड फेज, ये वेपर फेज, ये लिक्विड फेज। अब ये जो पॉइंट है इसमें वेपर फेज और लिक्विड फेज क्या सेम हो गया? वेपर फेज का कॉम्पोजिशन, लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन जिस पॉइंट पे आकर के सेम हो जाए उस पॉइंट पे उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलोगे। उसके अलावा किसी और पॉइंट पे उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोलोगे, लेकिन जिस पॉइंट पे वो सेम हो जाएगा उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलोगे। क्लियर है ना बेटा? इस टाइम पे क्या मिनिमम पॉइंट पे बॉयल हो रहा है या मैक्सिमम पॉइंट पे? तो इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको मैं लिख दे रहा हूँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक बात बताओ बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगे, बच्चों वाला डेफिनेशन। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यही होगा ना? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बड़ी तेज़ी से वेपर बना होगा। वेपर बड़ी तेज़ी से बना होगा तभी तो जल्दी से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। ये सुनो, मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, इसका मतलब वेपर बड़ी तेज़ी से बना होगा। भैया वेपर तो तब बनेगा जब अट्रैक्शन कम हुआ होगा। मॉलिक्यूल के बीच का अगर अट्रैक्शन कम हुआ होगा तभी तो छोड़ के भाग रहा है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जाएगा ही नहीं उसको छोड़ के। कुछ भी कोशिश कर लो, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अट्रैक्शन कम है तो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। और जैसे वो छोड़ के भागेगा आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट का मतलब अकेला, आइसोलेट हो गया। जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल आइसोलेट हो जाए देन इट इज़ नोन एज कि ये गैसियस फेज में हो गया। जैसे जब आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ऐसा बताया गया था कि वो एनर्जी जो किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी जाती है, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब भी किसी भी एटम को आइसोलेट कर दिया गया यानी कि उसको गैस फेज में भेज दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? आइसोलेट कब होगा? जब अट्रैक्शन कम है या ज़्यादा? कम। अट्रैक्शन के कम होने की वजह से डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से डेविएशन, और अगर डेविएशन पॉजिटिव है, आसानी से वो निकल जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट। तो जल्दी समझाओ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस डेविएशन में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में? वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है। क्या ये तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दूसरा केस भी तो हो सकता है बेटा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो 100 से यानी कि इस TA0 से ज़्यादा पे जाकर के बॉयल हो। T इक्वल्स टू 1, XB इक्वल्स टू 0, XA इक्वल्स टू 0, XB इक्वल्स टू 1। दिस इज द TA0, दिस वन इज TB0। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, ये कॉम्पोजिशन XA और XB का है, तो उस केस में क्या ये लाइन ऐसे जाएगी? और उस टाइम पे अगर मैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया बनाऊं तो क्या वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये वो पॉइंट मिलेगा जिस पर वेपर और लिक्विड का कॉम्पोजिशन सेम मिलेगा। क्या यस और नो? और अगर ये पॉइंट आपको ऐसे दिख गया तो आप कहेंगे कि सर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। क्या है ये? और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर है ये, तो डेविएशन आपका नेगेटिव होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? गुड।
नोट करें इसको। तो ये है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम बस। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए 68% HNO3 हो और 32% वाटर का कोई मिक्सचर बनाओगे तो नेगेटिव डेविएशन होगा। और यहाँ पे मान लो C2H5OH अगर आप 95% रखते हो और H2O 5% रखते हो तो आपका पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा। एजियोट्रॉपिक की और भी कुछ खास बात है, जैसे नॉर्मली अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो उस लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आप डिस्टिलेशन यूज करते थे, याद है? स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते थे ना। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कभी भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसलिए एक नोट पॉइंट आखिरी में इसको ज़रूर लिखेंगे आप। ये पोर्शन है, ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। एक पॉइंट, नोट पॉइंट लिख लीजिए। वी कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वी कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं सेपरेट कर पाओगे? क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंट पे बॉयल करेगा और उस पर दोनों इवेपोरेट होंगे और दोनों बॉयल करने लगेंगे, तो आप अलग कैसे करोगे? डिस्टिलेशन तो काम ही ऐसे करता है कि एक बॉयल करेगा और दूसरा बॉयल नहीं करेगा। जैसे किसी का एक का मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने 40 पे ले जाके टेम्परेचर रोक दिया। अब 30 वाला जो है वो बॉयल करेगा, 80 वाला तो नहीं करेगा। जो बॉयल करेगा वो इवेपोरेट होकर के एक जगह से सेपरेट हो जाएगा। यही होता था, डिस्टिलेशन ऐसे ही काम करता था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे।